हेलो एवरीवन। अस्थिर सरकार, राजनीतिक तख्तापलट और सैन्य हस्तक्षेप, कुछ ऐसी गतिविधियां जो अक्सर यहां पर पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। हाल फिलहाल ये बांग्लादेश का डीएनए बनती जा रही हैं। कुछ हाल फिलहाल की घटनाओं पर ही नजर डालते हैं। एक तरफ यहाँ पे राजनीतिक स्तर पर चुनाव को लेकर के विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ सैन्य और यहाँ पर सरकार के बीच टकराव का मुद्दा भी बना हुआ है। एक मुद्दा इसमें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रखाइन कॉरिडोर या ब्लडी कॉरिडोर को लेकर के भी है। और ये सारी गतिविधियां एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के यहाँ पे संबंधों को जोड़ने का भी काम करती हैं। अमेरिका के हस्तक्षेप भी यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी तरफ भारत के लिए सब बड़ी चुनौती हो सकती है बे ऑफ बंगाल में। पूरी समस्या क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, इसके दो अलग अलग धड़े हैं। पहला एक राजनीतिक माहौल को यहाँ पे समझेंगे, दूसरा यहाँ पे ब्लडी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को समझेंगे। गृहयुद्ध की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो जो विवाद है यहाँ पर अगर हम देखें बांग्लादेश में, वो सेना प्रमुख वर्सेस यहाँ पर मोहम्मद यूनिस चल रहा है। न्यूज ये भी आ रही थी कि ये इस्तीफा देकर के यूरोप या यूएस भाग जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज ये भी है कि अगर यहाँ पर यूनिस चले जाते हैं तो क्या शेख हसीना की वापसी होगी। चुनाव होते हैं तो अक्सर यहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो सेना प्रमुख का कहना है, उनका भी एक, वो कहते हैं कि देखिए, जो अभी अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस, वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। जबकि जो यहाँ के आर्मी चीफ है वो कहते हैं कि आपको दिसंबर के अंत तक चुनाव कराइए, नई सरकार बने और सरकार जो डिसीजन लेंगी वो यहाँ पर फाइनल होगा। आप किसी तरीके के डिसीजन यहाँ पर लेने में नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनिस के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसके कारण वर्तमान समय में सियासी भूचाल एक तरीके से आया। इसके पीछे एक बड़ा कारण यहाँ पर जो था वो बांग्लादेश म्यांमार के मध्य यहाँ पर देखा जाए बनाए जाने वाला एक मानवीय कॉरिडोर, रखाइन कॉरिडोर या जिसे ब्लडी कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, वो मुद्दा बनता है। आखिर मुद्दा क्या था उसको भी मैं समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कहानी आपकी शुरू होती है वो इस क्षेत्र को लेकर के होती है। यहाँ पर आप देखें, यह है बांग्लादेश और यह है म्यांमार। ये दोनों आपस में एक सीमा साझा करते हैं। और सीमा साझा करने के लिए यहाँ पर देखिए म्यांमार का एक प्रांत है रखाइन, और यहाँ पर यह है कॉक्स बाजार, ये जो बांग्लादेश का है। ये दोनों यहाँ पर आपस में सीमा साझा करते हैं। अब इसी क्षेत्र को जो जुड़ा हुआ है, यहीं पर एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात की गई। और वो बात इस क्यों की गई है, क्योंकि म्यांमार में हम देखें गृह युद्ध चल रहा है, जुंटा सेना वर्सेस अराकान आर्मी के मध्य। तो यहाँ पर आप देखें तो म्यांमार में रोहिंग्या और तक एक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात की गई। और ये जो मानवीय कॉरिडोर था, ये आपके चटगांव के यहाँ पे कॉक्स बाजार से होकर के राखिन प्रांत तक यहाँ पर जाएगा। और इसके माध्यम से देखा जाए तो जो रखाइन है उनको यहाँ पर रोहिंग्याओं को दवाएं हो गई, कपड़े हो गए, खाना हो गया, वो पहुंचाने का काम करना था। लेकिन मुद्दा यहाँ पर विवाद का विषय क्यों बन गया? विवाद इसलिए बन गया क्योंकि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार यानी कि जो यूनिस थे, वो यहाँ पर यूएन और अमेरिका के दबाव में आकर ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर के अपने ही सेना प्रमुख को लेकर के उनसे बात नहीं करते, उन्हें विश्वास में नहीं लेते हैं। और यहां से आपका विवाद बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। अगला मुद्दा जो यहां पर आपको जुड़ता है कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दबाव में आ गए हैं यूनिस, और क्या अमेरिका के कठपुतली बने हुए हैं, इसको लेकर के भी समस्या है। देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि म्यांमार में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका लगातार इस तरीके के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। और मोहम्मद यूनिस जो है चुनाव के बिना लगातार सत्ता में बने रहना चाह रहे हैं। और वो अमेरिका की जो इस तरीके की मांग है, कहीं ना कहीं अमेरिका लगातार बांग्लादेश में जो राजनीतिक तख्ता पलट हो, उसमें भी अमेरिका का एक बड़ा हाथ रहा है। और ये रखाइन कॉरिडोर को डेवलप करने में भी अमेरिका एक बड़ा यहाँ पर आपको देखा जाए तो हाथ रखता है। वो चाहता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका अपनी एक यहाँ पर खास पैठ बना सके और चीन को इसमें काउंटर कर सके। कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहता है, जबकि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो इसके सख्त खिलाफ हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इसे मानवीय कॉरिडोर की नहीं, जब इसे कहा है ब्लडी कॉरिडोर, क्योंकि उनका मानना है कि इससे दूसरे देश के साथ वो गृह युद्ध की स्थिति में फंस सकते हैं। और इसे अंतरिम सरकार के द्वारा रेड लाइन क्रॉस करना समझा जाएगा। और ये भी कहा कि किसी को ऐसा करने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं आर्मी जो बांग्लादेश की है कहती है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, और हमारे बिना तो आप ये कॉरिडोर बना भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सीधी चुनी हुई सरकार नहीं है। तो जब तक यहाँ पर आप चुन करके नहीं आ जाते, एक सरकार गठन नहीं होता, एक चुनाव नहीं होता है, तब तक ऐसा कुछ होने से रहा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए तो बांग्लादेश आर्मी चीफ ने एक वार्निंग दी है यूनिस को कि आप इस तरीके को कोई मानवीय कॉरिडोर बनाने का यहाँ पे प्रयास ना करें।
तो ये एक स्थिति रही है। तो ये एक मुद्दा आता है कि क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन जाएगा, क्या सैन्य हस्तक्षेप होगा, क्या राजनीति का ये अस्थिरता का जो दौर है ये और भी लंबा चल सकता है, क्या एक बार फिर से राजनीतिक तख्तापलट होगा। तो इसका इतिहास हमेशा से कुछ ऐसा ही रहा है। अगर हम इसकी स्वतंत्रता से अब तक की कहानी को समझें तो बांग्लादेश हमेशा से कुछ ऐसे ही यहां पर आपको देखने को मिलता है। चलिए आपको बताते हैं इसके पूरे इतिहास के राजनीतिक स्थिति और घटनाक्रमों की शुरुआत। देखिए जो पावर शिफ्ट की होती है, बांग्लादेश की पॉलिटिकल जो सागा रहा है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी कि 1947 से 1971 तक देखिए। जब ये भारत आजाद होता है तो भारत पाकिस्तान दो देश बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी अपने दो पार्ट थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो 1947 में ब्रिटिश पार्टीशन के बाद ये ईस्ट जो हमारा बंगाल था वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। 1949 में यहाँ पर इमरजेंसी जो आवामी लीग थी वो यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ती है और मुजीबुर रहमान यहाँ के बड़े लीडर बनते हैं। 1970 में क्रिटिकल इलेक्शन होते हैं, उसमें यहाँ पर आवामी लीग जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है पश्चिमी उस समय का पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, वो यहाँ पर इनको सरकार बनाने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाते हैं। दूसरा होता है अर्ली इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट रिपब्लिक यानी कि 1971 से 1975 का समय। यहाँ पे देखिए 1971 में लिबरेशन वॉर और बर्थ ऑफ बांग्लादेश होती है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, पाकिस्तान को भारत हरा देता है, उसके बाद बांग्लादेश को आजाद कराता है और एक नए देश का यहाँ पर यानी कि बांग्लादेश राज्य देश का यहाँ पर गठन हो जाता है। 1972 मुजीबुर रहमान जो होते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 1975 में यहाँ पर उनका जो होती है हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो पहला गृह युद्ध के जो हालात होते हैं वो बांग्लादेश में शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मिलिट्री रूल जो होता है एक लंबे समय तक आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है 1975 से 1990 के दौर में। 1975 से 70 तक देखें तो यहाँ पर मिलिट्री रूल आपको चलता रहा। उसके बाद 1970 से 81 तक प्रेसिडेंट जियाउर रहमान यहाँ पर आपको उनका शासनकाल आता है, शासन में आते हैं, लेकिन 1981 में देखा जाए तो उनकी भी यहाँ पर आपको हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 1982 से 1990 तक देखें तो जनरल इरशाद जो होती हैं उनका मिलिट्री जो होते हैं रेजिम होता है, शासनकाल आपको चलता है। इसी बीच 1986 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोरेशन का भी यहाँ पर काम चल रहा होता है, लेकिन उसी बीच यहाँ पर 1987 में फिर से इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाती है। 1988 में से इस्लाम देश के तौर पर यहाँ पर एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर घोषित किया जाता है और 1990 में देखा जाए तो एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट बांग्लादेश शुरू होता है, जिसके कारण आपको इरशाद को यहाँ पर आपको हटना पड़ता है। उसके बाद डेमोक्रेसी की जो वापसी होती है 1991 के दौर में होती है और खालिद जिया जो होती हैं वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उसके बाद देखा जाए तो खालिद जिया और यहाँ पर जो शेख हसीना है वो बारी बारी से लगातार आपको प्रधानमंत्री बनती आई हैं। लेकिन एक बार फिर से अगर हम देखें तो पिछले साल 2024 में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होता है और एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर एक बार फिर शुरू हो जाता है और ये घटनाक्रम अभी तक यहाँ पर चल रहा है। तो इसीलिए क्या ये घटनाएं लगातार बांग्लादेश को ऐसी ही हालत में बनाए रखेंगे या एक बार फिर से चुनाव एक डेमोक्रेसी की यहाँ पर स्थापना होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश में चल रहा है वो भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, इसलिए भारत को यहाँ पर लगातार अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर के भी सजग रहना होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।